तो आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसे टॉप 3 स्टॉक जिनमें इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है। एंड इन रिसेंट क्वार्टर्स में देखा गया एज ऑफ जुलाई की इनमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की मूवमेंट देखी जा रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टॉक को बाइंग सेल कर रहे हैं तो इससे हम ये जानते हैं कि हाँ, उस स्टॉक में या तो अच्छा मोमेंटम दिख रहा होगा या उसमें काफ़ी अच्छे उसके फंडामेंटल होंगे, क्योंकि FIIs हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा जनरल कंसेप्शन है कि हाँ, जहाँ पर अगर स्मार्ट मनी आता है तो ऐसा मान सकते हैं कि ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है। तो आज की वीडियो में मेरा पूरा फॉर्मेट यही रहेगा कि मैं आपको 3 स्टॉक के नाम बताऊंगा, उसका कंपनी क्या करती है वो बताऊंगा और उसके थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको पहले बता देता हूँ एज अ डिस्क्लेमर कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने जितना भी डेटा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो स्टॉक लगे जिसमें FIIs काफ़ी अच्छी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, जिनकी अच्छी ज़्यादा होल्डिंग है, तो वही मैं आपको बताने का ट्राई करूँ। अपनी स्टडी आपके सामने शो करूँगा एंड फिर बताऊँगा कि मैं इसमें क्या करूँ। मैं बाइंग कर रहा हूँ कि मैं अभी इसमें और वेट करूँगा क्योंकि क्या और चेक करेंगे क्या इनकी वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं, वो सारे पॉइंट्स पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। आज का हमारा पहला स्टॉक है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ये एक स्मॉल कैप कंपनी, लगभग इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ की है एंड इसका जो पी चल रहा है 25 का है। तो ये पहले देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो अबाउट द कंपनी बात करूँ तो कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट 1986 में की गई थी। इन कंपनी मेनली एक रियल एस्टेट डेवलपर है साउथ इंडिया में, मेनली बेंगलुरु में इनका क्वार्टर है एंड एक्सपेंडिंग इस एरियाज ऑफ ऑपरेशन इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। मेनली पहले स्टार्टिंग इनकी बेंगलुरु से एंड बेंगलुरु में ज़्यादा फोकस है, लेकिन अब ये अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब तक कंपनी ने लगभग 250 से ज़्यादा बिल्डिंग बना चुके हैं एंड कह सकते हैं 70 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में अभी तक इन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, रेंटल बिल्डिंग बनाते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो इनका जो मेन अभी तक जहाँ पे ये काम करते हैं वो बेंगलुरु है, मैसूर है, चेन्नई है, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड कोची है। इसीलिए हमने इनका नॉर्थ इंडिया में इतना नाम नहीं सुना क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इनकी प्रेजेंस अभी बहुत कम है। साउथ इंडिया में काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर भी आते हैं। अगर इनकी मार्केट पोजीशन देखूँ तो ये इंडिया के टॉप 10 सबसे मोस्ट रेपुटेटेड डेवलपर में से आते हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड जब से ये कंपनी बनाई गई है तब से इन्होंने लगभग 40,000 कस्टमर को अभी तक इन्होंने सर्व किया है, 300 से ज़्यादा बिल्डिंग बना चुके हैं एंड 100 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया में डेवलपमेंट वर्क कर चुके हैं। तो इस समय पता चलता है कंपनी काफ़ी अच्छे समय से काफ़ी बिजनेस में है, लगभग 30-35 सालों से कंपनी बिजनेस में अच्छा खासा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं अपने वर्क में। एंड थोड़ा सा अगर और डीपली देखें तो इनका जो अगर मैं बिजनेस सेगमेंट देखूं तो इनका रियल एस्टेट से लगभग 68% रेवेन्यू जनरेट होता है एंड जिसमें ये क्या करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो एक्सपेंड फ्रॉम ये अपार्टमेंट, विलास, प्लॉटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मतलब ये अपार्टमेंट भी बनाते हैं, विलास भी बनाते हैं एंड ये प्लॉट में डेवलपमेंट वर्क भी करते हैं एंड ये टाउनशिप या पूरा टाउन बनाने का भी काम करते हैं। मेनली बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर में ये हैं। इन्होंने लगभग प्री सेल्स अचीव करी लगभग 5,000 करोड़ की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इतना बहुत कम कंपनीज होता है कि जिनकी प्री सेल्स बहुत अच्छी हो। कमर्शियल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। कमर्शियल पोर्टफोलियो में इनके ऑफिस स्पेसेस आते हैं एंड को वर्किंग फैसिलिटीज़ अंडर बस वर्क के अंदर ये क्या करते हैं कि जो को वर्किंग फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पे काम होता है वो चीज़ें बनाने का काम वो बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं। कहाँ पे, बेंगलुरु में बनाते हैं, चेन्नई में गिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। केटरिंग टू क्लाइंट्स अच्छा, जैसे इन्होंने KPMG के लिए, EY के लिए, भारतीय एयरटेल के लिए, सिटी ग्रुप के लिए, पैनासोनिक के लिए, इन सब के लिए इन्होंने कमर्शियल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कंपनी काफ़ी अच्छे लोगों के लिए, काफ़ी बड़े प्लेयर्स के लिए काम कर रही है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इनके का हैं, जैसे दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी हैज़ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ऑफ स्पैनिंग अराउंड 27.31 मिलियन स्क्वायर फीट एंड मतलब इनके लगभग 2700 मिलियन स्क्वायर फीट का जो काम अभी कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। अपकमिंग लॉन्चेस की बात करते हैं तो कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अपकमिंग पाइपलाइन। लगभग कंपनी के पास अभी अराउंड 16.66 मिलियन स्क्वायर फीट के जो प्रोजेक्ट इनको बनाने हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल चुके हैं, जिसमें से लगभग 12 मिलियन स्क्वायर फीट में ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं एंड 4.21 मिलियन स्क्वायर फीट में ये कमर्शियल डेवलपमेंट करने वाले हैं एंड बाकी सब आप देख सकते हो। कंपनी का जो मेन फोकस है, कंपनी रिमेन फोकस ऑन द लैंड एक्विजिशन इन द बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद with a launch pipeline of 12 million square feet plan over next 4 quarter।
कंपनी अभी भी मेन जो फोकस है अभी भी इनका बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में ही है एंड इनके अच्छे खासे इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। इसमें हमने मेनली बात करी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की। ये क्या है कि एक लैंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट वाली कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे समय से अपने बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है अपने सेगमेंट है एंड इस फंडामेंटल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक का पी 25 का है, जहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी देखूँ तो वो 27 का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कंपनी अंडर वैल्यू चल रही है एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टेक है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। प्रोमोटर के पास 41% है, DIIs के पास लगभग 25.5% है एंड FIIs के पास लगभग 15.8% है। इस समय पता चलता है मेजॉरिटी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, तो इससे काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक आता है। कंपनी में लास्ट 5 ईयर में लगभग 77 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। अगर मैं लास्ट 1 ईयर में कंपनी के प्राइस मूवमेंट देखूं तो लगातार इसका स्टॉक प्राइस नीचे ही गिरता है एंड करंट प्राइस इसका लगभग 502 रुपये में चल रहा है। अभी स्टॉक अपने 50 DMA एंड 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अभी यहाँ पे मेन फोकस किया जाए तो कंपनी यहाँ पे इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं स्टॉक अभी अपनी एक्यूमुलेशन जोन में है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी जरूर करिएगा। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है सोबा लिमिटेड। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 15,000 करोड़ की, तो हम कह सकते हैं स्मॉल कैप स्टॉक है। कंपनी का करंट प्राइस लगभग 1451 रुपये है। तो हम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड कंपनी का 52 वीक हाई लगभग 1732 रुपीज़ का था, 52 वीक लो लगभग 1130 रुपीज़ का था। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी अपने ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो अपने मीडियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। स्टॉक का पी 80 का है एंड वहीं पे इंडस्ट्री पी देखूँ तो 27 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, तो अभी ये अब इंडस्ट्री वाइज तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू चल रहा है एंड इसके जो ROCE एंड ROE है वो थोड़ा सा अपनी कंपनी से अपने सेक्टर से बिलो एवरेज है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है, डेट टू इक्विटी 0.22 का है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। FIIs की इसमें लगभग 6.23% की होल्डिंग है, DIIs की यहाँ पे 26.1% होल्डिंग है, प्रमोटर्स की यहाँ पे 52.9% मतलब 53% होल्डिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, इसलिए मैंने स्टॉक को चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे FIIs ने बाइंग करी है एंड जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो वहाँ पे अच्छी खासा अपना स्टेक बना के रखे। इवन कंपनी का ROE इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उन्होंने अच्छी ज़्यादा बाइंग करके रखी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना जरूरी है। मैंने खुद इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा है जिसकी मैं और अच्छे से स्टडी करूँगा। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो 2178 रुपये का था एंड कंपनी में लास्ट 5 ईयर में लगभग 2700 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं अबाउट द कंपनी आपको बताता हूँ। तो सोबा लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अराउंड 1995 में कंपनी बनाई गई थी। इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाउनशिप, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रेमिसेस एंड द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये भी जैसा अभी मैंने लास्ट तक बताया ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, वो भी ये भी सोबा लिमिटेड भी यही सेम काम करती है, लेकिन ये मेनली हाउसिंग एंड टाउनशिप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कंपनीज आल्सो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द इंटीरियर ग्लेजिंग एंड मेटल वर्क। लेकिन ये रियल एस्टेट वर्क के साथ साथ ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक अच्छा खासा काम कर रही है। इंटीरियर में ग्लासिंग एंड मेटल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, कंक्रीट प्रोडक्ट में भी काम कर रहे हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करता हूँ एंड बिजनेस सेगमेंट हम देखें तो रियल एस्टेट्स लगभग कंपनी का 81% रेवेन्यू जनरेट होता है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। जियोग्राफिकल स्प्लिट देखता हूँ तो बेंगलुरु से इनका 40% रेवेन्यू जनरेट होता है, दिल्ली NCR से इनका लगभग जैसे दिल्ली और गुड़गांव से इनका 30% रेवेन्यू जनरेट होता है, केरला से इनका 90% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड अदर जैसे गिफ्ट सिटी है, हैदराबाद है, तमिलनाडु, वहाँ से इनका 10% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम देख सकते हैं कि हाँ, कंपनी इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी अच्छे लेवल डाइवर्सिफाइड हैं। इनकी साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी प्रेजेंस है। मेनली जिनका जो रेवेन्यू है वो बेंगलुरु और दिल्ली NCR से जनरेट होता है। अगर मैं कॉर्पोरेट इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो जैसे सबसे ज़्यादा इन्होंने जो कंपनी डिलीवर प्रोजेक्ट टू लुलु ग्रुप, बायोकॉन, डेल, बॉस, सिंजीन, ताज होटल, SCL, विप्रो, इन्फोसिस, ITC होटल, हुआवे टेक्नोलॉजीज, मणिपाल ग्रुप, GAR कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हो इंडिया के जितने बड़े नाम हैं, जैसे ताज होटल हो गया, बॉस हो गया, सिंजीन हो गया, बायोकॉन हो गई और डेल हो गई, ये सबसे बड़े नाम हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उनके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। तो क्लाइंट के लिए काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे जाने माने प्लेयर उनके क्लाइंट में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितने अच्छे प्लेयर होते हैं वो जल्दी किसी छोटी कंपनी में या किसी कंपनी जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास ज़्यादा एडवांटेज नहीं है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अगर इंस्टीट्यूशन में बाइंग कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ ऐसा देख रहे हैं जो अभी हम नहीं देख पा रहे, इसीलिए इसके एक डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
तो वीडियो देखने के बाद आप इसे खुद अपने लेवल पे ज़रूर रिसर्च करिएगा। मैं खुद इसकी काफ़ी अच्छी लेवल पे रिसर्च करने वाला हूँ। अगर मैं इसके प्रोजेक्ट देखूँ तो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो अगर मैं इसका देखता हूँ तो कंपनी ने अब तक लगभग 80 मिलियन स्क्वायर फीट को एरिया में डेवलपमेंट वर्क कर चुकी है एंड ऑन गोइंग इनका लगभग 36 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एरिया अभी भी डेवलपमेंट इनका चल रहा है। एंड अब तक जो इनको जो फोर्थ कमिंग जो आने वाली सेल्स है वो इनकी लगभग 20 मिलियन स्क्वायर फीट की, जो कि काफ़ी अच्छी है। इनके कमर्शियल पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका जो टोटल लीजेबल एरिया जो कि ये लीज पे देते हैं वो कंप्लीटेड ऑन गोइंग फोर्थ कमिंग लगभग इन्होंने 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट का कंप्लीट किया है। इनका जो की प्रोजेक्ट है वो जैसे सोबा मेट्रोपोलिस है, सोबा अल्टूस है जो कि इन्होंने गुड़गांव में किया है, सोबा सिटी मॉल है जो कि त्रिशूर में किया, जो कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके। आप गूगल पे जाके खुद इनके प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। एंड न्यू प्रोजेक्ट अगर मैं देखूँ तो रियल एस्टेट में इनको 5 न्यू प्रोजेक्ट मिले हैं एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में इनको लगभग 2.84 मिलियन स्क्वायर फीट जो इनको नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क इनको मिला है। एंड लैंड बैंक एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं, आप इसे पढ़ सकते हो एडिशनल एरियाज। एंड कंपनी ने काफ़ी अब तक लगभग कंपनी ने 563 यूनिट को डिलीवर कर चुके हैं, मतलब इतनी यूनिट से बना चुके हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेयर है, अपने सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। स्टिल हाँ, इसके आर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी और इसके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वो पढ़ना पड़ेगा, तब हम जानेंगे कि हाँ इनका ये जो आर है ना ROC इतना कम क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी अच्छी ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ कंपनी में कुछ कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, बट स्टिल अभी हमें इसे स्टडी की ज़रूरत है। हमें ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है कि हाँ इसमें FIS ने बाइंग किया तो हम इसमें बस बाइंग कर लें, ऐसा नहीं करना। इसे आप वॉच लिस्ट में रखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ अच्छा रिटर्न दे सकती है तभी इन्वेस्टमेंट करिए, वरना ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक हैं इसके अलावा भी जिनमें इन्वेस्टमेंट ली जा सकती है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। एंड आज का हमारा तीसरा स्टॉक है जिसमें FIS ने अपनी सबसे ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है इस महीने में, जुलाई के महीने में, वो है हमारा श्रीराम प्रॉपर्टी। आज के जो मैंने तीनों स्टॉक बताए वो तीनों ही रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं, तीनों ही लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि FIS अभी इस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड श्रीराम प्रॉपर्टीज ये सबसे छोटी कंपनी है, स्टिल इसमें अगर FIS इतनी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया जा सकता है। इसकी जो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका जो प्राइस चल रहा है वो 86 रुपीज़ का है एंड इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सिर्फ 1400 करोड़ की है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी में आती है। कंपनी का जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 14.7 का है एंड इंडस्ट्री पी 27.9 का। तो हम ऐसे इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे तो बहुत अंडर वैल्यू चल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.42 का है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। FIS की लगभग 6.05% होल्डिंग है, DIS की इसमें 2.49% होल्डिंग है एंड प्रमोटर्स की यहाँ पे 27.9% होल्डिंग है। यहाँ पे ये तो है कि FIS की अच्छी खासी होल्डिंग है। मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि जो इतनी छोटी कंपनी होती है उसमें FIS जल्दी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं, लेकिन इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है कि यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे लिए कंसर्न वाली बात है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी EPS जनरेट करी है, कंपनी की प्रोमोटर से किसी तरह के भी स्टॉक प्लेज नहीं है एंड PG रेशियो 0.95 का जो कि अच्छा है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में लगभग 500 करोड़ की कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अब मैं अबाउट द कंपनी बताता हूँ तो श्रीराम प्रॉपर्टी इज़ अ पार्ट ऑफ श्रीराम ग्रुप। जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है ये श्रीराम ग्रुप का पार्ट है एंड दे आर द वन ऑफ द लीडिंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज इन साउथ इंडिया, प्राइमरी फोकस ऑन द मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरीज। मेनली ये साउथ इंडिया में मेनली ये कंपनी फोकस है एंड इनका जो मेन फोकस है वो मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग पे। ये ज़्यादा प्रीमियम फ्लैट नहीं बनाते, लेकिन ये ऐसे फ्लैट बनाते हैं जो कि मिडिल क्लास आदमी ज़्यादा बाय कर सके। दे आल्सो प्रेजेंट इन द प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आते हैं, मिड मार्केट एंड प्री मार्केट प्रीमियम में, लग्जरी हाउसिंग में भी बनाने का अब स्टार्ट कर रहे हैं, एज वेल एज कमर्शियल एंड ऑफिसेज स्पेस भी बनाते हैं। कंपनी ने बेंगलुरु से अपने डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया था, लेकिन आज कंपनी चेन्नई, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम जैसे एरिया में अच्छे लेवल पे अपना काम कर रही है। इन एडिशन दे आल्सो डेवलप प्रेजेंस कोलकाता ईस्ट इंडिया। इन्होंने अभी रिसेंट में अपनी जो प्रेजेंस कोलकाता में बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं की सेगमेंट की अगर बात करता हूँ कंपनी के, तो श्रीराम प्रॉपर्टीज इज अ पार्ट ऑफ श्रीराम ग्रुप विच इज़ अ प्रोमिनेंट बिजनेस ग्रुप ऑफ with 4 decades of operating history in India and well recognized brand in the retail financial services sector and several other industries। तो आप जैसे खुद जानते हो श्रीराम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्रुप में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ग्रुप में आते हैं साउथ इंडिया के। एंड अगर मैं थोड़ा कहूँ तो ओवरऑल इंडिया में काफ़ी अच्छे ग्रुप में ही आते हैं। कंपनी के पास अच्छे 4 डिकेड मतलब 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो हमें इससे पता चलता है हाँ कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों द्वारा चलाई जा रही है, काफ़ी अच्छे लोगों द्वारा कंपनी को मेंटेन किया जा रहा है। Shriram Properties is one of the leading residential real estate developer in South India, focused on the mid-market and affordable housing categories.
इट इज़ अमंग द टॉप 5 रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के टॉप 5 रेजिडेंशियल डेवलपर में से एक हैं। अगर मैं इनका रेवेन्यू स्प्रेड बाय एरिया देखूँ कि किस एरिया से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो बेंगलुरु से इनका 56% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की स्टार्टिंग ही बेंगलुरु से हुई है, तो मेन फोकस इनका बेंगलुरु है, तो वहाँ पे अच्छे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से इनका जनरेट हो रहा है। चेन्नई से इनका 34% रेवेन्यू जनरेट होता है, कोलकाता से 99% एंड अदर एरिया से 1% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर मैं इनका डेवलपमेंट मॉडल से मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट से इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बताऊँ, तो इनका जॉइंट वेंचर से मतलब ये दूसरे कंपनी के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट करते हैं उससे इनका 21% रेवेन्यू जनरेट होता है। ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट मतलब इसे मैनेजमेंट की अपनी सर्विसेज देखते हैं, वहाँ से इनका 23% रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो प्रोजेक्ट ये खुद ज़मीन लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, उससे इनका 38% रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से इनका 18% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कंपनी हर सेगमेंट में अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो अगर मैं इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो कंपनी ने अभी रिसेंटली 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। जैसे श्री राम ब्लू प्रोजेक्ट का नाम है, श्री राम ब्लू, एडन 144 रेन फॉरेस्ट एंड श्री राम अर्थ एट वन सिटी। ये 4 प्रोजेक्ट इन्होंने अभी कंप्लीट किए हैं। इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो मिड टियर हाउसिंग, मतलब ज़्यादा प्रीमियम नहीं, ये ऐसे हाउस ज़्यादा बनाते हैं जो कि मिडिल क्लास बाय कर सके। तो श्री राम प्रॉपर्टी लिमिटेड हैज फोकस ऑन द मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी, यानी कि ऐसा हाउस है जिसमें जो अफोर्डेबल हो एंड नॉर्मल पब्लिक बाय कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंक्लूडिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑक्यूपाई 90% शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट पाइपलाइन। मेनली जो इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं वो इसी तरह के इन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं, ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं बनाते हैं। एंड अगर मैं इनका लैंड रिजर्व देखूँ तो कंपनी है लैंड रिजर्व, कंपनी के पास अभी भी लगभग 197 एकर्स के लैंड रिजर्व हैं कोलकाता में, विद डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ अराउंड 21 मिलियन स्क्वायर फीट। एंड बाय रीजन अगर बताता हूँ तो इनका फिर से वही है कि बेंगलुरु सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, चेन्नई उसके बाद है, कोलकाता उसके बाद है। बेंगलुरु से 38%, चेन्नई से 28%, कोलकाता से 24% और अदर सिटी से 11%। बाकी वही सारी चीज़ें आपको बताई गई जो मैंने आपके ऊपर पहले बता चुका हूँ। अगर मैं कंपनी के प्राइस मूवमेंट देखूँ तो हाँ, एक साल में कंपनी का प्राइस कहीं मूव नहीं किया है, लेकिन हाँ रिसेंट में देखा जाए तो कंपनी के प्राइस में थोड़ी सी मूवमेंट आई, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा सा मोमेंटम आया है। ये था हमारे आज ऐसे 3 स्टॉक जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा बाइंग रखे हुए हैं या उनमें काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आप में से इनमें से कोई स्टॉक आपके पास है, या आप इनमें से किसी स्टॉक पे पहले से आपने होल्डिंग ले रखी है, या आप सोच रहे हो होल्डिंग लेने का। लेकिन मेरी बात मानिएगा, किसी तरह से डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। इस वीडियो को केवल मेन मोटिव एजुकेशनल है, मैं सिर्फ आपका एजुकेशनल पर्पज से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस इज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।